गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ ताकि हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ा सकें। और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, वैद्युत रसायन के बहुविकल्पी प्रश्नों पर हम आज के क्लास में चर्चा करेंगे कि वैद्युत रसायन के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं, जिस पॉइंट से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं, वो सारी चीजें हम आपके सामने आज लेके आ रहे हैं। तो आप सभी जल्दी जुड़ जाओ और साथ ही साथ मुझे ये भी बता दीजिएगा कि क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है या नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, आ रही है ना बेटा। तो इसमें सबसे पहला हमारे स्क्रीन पर कुछ प्रश्न हैं जो कि हम देखेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न हमारे स्क्रीन पर क्या है, देखिए सबसे पहला प्रश्न बोला गया है N50 N/50 का मतलब हो गया कि नॉर्मलता बोली गई है। नॉर्मलता कितना है, 1/50 है। नॉर्मलता कितना है, 1/50। तो N50 KCl विलयन की 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विशिष्ट चालकता कितनी है बेटा, 0.002765 मोह सेंटीमीटर इनवर्स है। क्या है बेटा, मोह सेंटीमीटर। मैंने बोला था ओम भी लिखा जाता है, ओम को मोह भी लिख सकते हैं। है यदि विलयन सहित सेल का प्रतिरोध 400 ओम है, यदि विलयन सहित सेल का प्रतिरोध 400 ओम है, तो पाई यानी सेल स्थिरांक का मान बताइए। देखो बेटा, सेल स्थिरांक को पाई से भी दर्शाया जाता है और मैंने आप लोगों को जी स्टार से बताया था, तो जी स्टार से भी दर्शा सकते हो। ठीक है, तो उसमें मत कंफ्यूज होइएगा कि सर आपने तो बताया था जी स्टार, यहाँ पे प्रश्न में पाई लिखा हुआ है। तो पाई से भी दिया जाता है, जी स्टार से भी दिया जाता है, या फिर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा सेल स्थिरांक। बात समझ में आ रहा है। तो सेल स्थिरांक होगा, कितना होगा, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए बेटा, फॉर्मूला पता होना चाहिए। और फॉर्मूला क्या है हमारे पास, समझिएगा। हमको क्वेश्चन में कप्पा का मान दिया हुआ है, हमको क्वेश्चन में कप्पा का मान दिया हुआ है। कप्पा का मान कितना दिया हुआ है बेटा, विशिष्ट चालकता जिसको कहते हैं 0.00265, ये कप्पा का मान दिया हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ आर का मान दिया हुआ है, कितना दिया है, 400 ओम। कितना दिया हुआ है, 400 ओम, और ये दिया हुआ है। अब विशिष्ट चालकता यानी पाई का मान निकालना बेटा। तो पाई बराबर क्या होता है, समझिएगा, सेल स्थिरांक। पाई बराबर क्या होता है, तो कप्पा इंटू आर। पाई बराबर क्या होता है, कप्पा इंटू आर। और कप्पा कितना है, आर कितना है, वो आपके सामने है। दोनों को रख के गुणा कर लो, कितना आ जाएगा। तो देखो समझिएगा, ये 2 जीरो है, इस 2 जीरो से दशमलव आपका यहां पर आ जाएगा। ये 2 जीरो है, दशमलव यहां पर आ जाएगा, यानी आपके पास क्या हो गया, 2765 दशमलव 0.2765। इसमें 4 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 20 जीरो हाथ लगा दो, 24 2 26, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, 26। ठीक है, 28 29 30 0 3 4 दूनी 8 3 11। ये ऑप्शन बी बिना सोचे 1.106 सेंटीमीटर इनवर्स। 1.16 क्या, 1.106 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल स्थिरांक का मान इसमें 1.106 सेंटीमीटर इनवर्स। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है, अच्छे चालक विलयन वाले पदार्थ होते हैं। कौन से पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये अच्छे चालक हैं। तो उसके लिए आपको दिया गया है दुर्बल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य या उत्प्रेरक। तो इसमें बेटा अच्छे आपके कौन से होंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य भी होगा, दुर्बल विद्युत अपघट्य भी होगा, प्रबल विद्युत अपघट्य भी होगा। लेकिन इसमें पूछा गया है सबसे अच्छा कौन होगा, तो सबसे अच्छा होगा प्रबल वाला। सॉरी, क्यों, क्योंकि जो प्रबल वाला होगा वो क्या करेगा, वो पूरी तरीके से आयनित कर देगा। और जब पूरी तरीके से आयनित होंगे तो हर आयन की वजह से धारा का प्रवाह हो रहा होगा, वहां पे आराम से चालकता होगी। बात समझ में आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विशिष्ट चालकता की इकाई है। विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है बेटा, बताया गया है आप लोगों को, सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स
ओम इनवर्स। क्यों? क्योंकि चालकता का उल्टा होता है विशिष्ट चालकता, और विशिष्ट चालकता यानी कप्पा, कप्पा बराबर क्या होता है 1/रो, और रो का मान आप लोगों को बताया गया है क्या होता है ओम सेंटीमीटर इनवर्स। तो उल्टा कर दो तो ओम सेंटीमीटर होता है, यहां क्या हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहां पे विशिष्ट चालकता की इकाई क्या हो जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने, विलेन जिसमें प्रति लीटर 2.54 ग्राम क्या मिलाया गया बेटा कॉपर सल्फेट मिलाया गया है। 2.54 क्या मिलाया गया है कॉपर सल्फेट मिलाया गया है की तुल्यांकी चालकता, इसकी तुल्यांकी चालकता आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है बेटा 91.0 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स इसकी चालकता होगी। यहां पे कंडक्टिविटी बतानी है, क्या बतानी है बेटा कंडक्टिविटी बतानी है। बात समझ में आ रही है? यानी कप्पा, ठीक है। तो यहां पर आपको सबसे पहले तो एक प्रश्न पता होना चाहिए, मतलब फॉर्मूला पता होना चाहिए, और वो फॉर्मूला क्या होता है, बेटा देखिएगा, कप्पा बराबर क्या होता है EQC, कप्पा बराबर लैम्डा EQC, या इसको कैप EQ भी लिखते हैं, इसको हम लोग क्या लिखते हैं कैप EQ भी लिखते हैं। तो आप ये लिखिए, या फिर इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा कैप EQ भी लिख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है, कैप EQC, ठीक है। कैप EQ का मान आपको दिया हुआ है प्रश्न में कितना 91, कैप EQ का मान दिया हुआ है। C क्या होता है, C होता है सांद्रता, C क्या होता है सांद्रता होता है। तो कैप EQ का मान दिया हुआ है कितना बेटा 91, और सांद्रता कैसे निकालेंगे, तो सांद्रता आपको निकालने के लिए दिया गया भार और कितने में मिलाया गया है, तो दिया गया भार आपका कितना है 2.54, और इसको कहां मिलाया गया बेटा कॉपर सल्फेट का 1 लीटर, यानी 1 लीटर मतलब 1000, और कॉपर सल्फेट है यहाँ पे, तो यहाँ पे तुल्यांकी चालकता चल रही है, तो इसका तुल्यांकी भार आपको पता होना चाहिए। आपको क्या पता होना चाहिए कॉपर सल्फेट का तुल्यांकी भार पता होना चाहिए। तो यहां पर आप देखो, आपको बताया गया है कि अगर आप कॉपर सल्फेट को ब्रेक करोगे तोड़ोगे तो ये किसमें हो जाएगा कॉपर 2+ SO4 2- 2+ और 2- में टूटेगा, किसमें टूटेगा बेटा 2+ और 2- में टूटेगा। इसमें कोई दिक्कत है आपको, ये आपका 2+ और 2- में टूटेगा, इसमें कोई दिक्कत। चलो अब कॉपर सल्फेट का अणु भार होता है बेटा 159, आप निकाल सकते हो, कॉपर सल्फेट का अणु भार होता है 159, तो तुल्यांकी चालकता यानी 159/2, 159/2। उसके बाद इसको आप सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये अगर आप सॉल्व करते हो ठीक है तो आपका क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हो 91 गुणे 2.54 बटे में 78.5 गुणे 1000 लिख सकते हो इसको, सॉरी 78 नहीं 79 7 19, ठीक है 79.5 गुणे में 1000। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जल्दी से बताओ कितना आंसर आ रहा है, इसको सॉल्व करके आप बताइए आंसर कितना आ रहा है, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताइए कितना आ रहा है इसका। ठीक है क्या आ जाएगा इसका आंसर बेटा 2.9 गुणे 10 के घाते -3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्या आ जाएगा 2.9 गुणे 10 के घाते -3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किसी भी इलेक्ट्रोड क्या है प्रश्न, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो आप लोगों को बताया गया है धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, या विलयन की मोलरता पर। तो इन तीनों पर निर्भर करता है, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी।
किस पर निर्भर करता है? तो तीनों पर। धातु किस प्रकृति का है, उसकी मोलरता क्या है, और साथ ही साथ वहां पे टेम्परेचर कितना दिया गया है, ताप कितना रखा गया है। जितना ज्यादा ताप रहेगा उतनी आसानी से वो टूटेगा। बात समझ में आ रहा है? चलो, उसके बाद है बेटा, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है। निर्भर नहीं करता है तो किस पर निर्भर नहीं करता? अभी हमने देखा प्रकृति पर कर ही रहा था, ताप पर कर रहा था, विलयन में आयनों की सांद्रता पर निर्भर कर रहा था। यानी किस पर नहीं करेगा? सॉरी, किस पर नहीं करेगा? तो दाब पर नहीं करेगा। किस पर नहीं करेगा बेटा? दाब पर नहीं करेगा। ठीक है, यहां पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने, धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती है। धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती है। अब देखो बेटा, ये जो प्रश्न है या इस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे, कौन विस्थापित करेगा, कौन विस्थापित नहीं करेगा, तो जो भी आप लोगों को जो विद्युत रासायनिक श्रेणी बताई गई थी, जिसमें लिथियम से लेकर बीच में आपको हाइड्रोजन दिखेगा और एकदम लास्ट में आपके पास फ्लोरीन होता है, तो लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक की जो वो विद्युत रासायनिक श्रेणी है आपकी, ये ठीक है, इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो भी आपका जो जिसके ऊपर होगा वो उसको वहां से, मतलब सॉरी, जिसके नीचे जो होगा उसको वो विस्थापित करेगा, अपने से ऊपर वाले को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो इसमें बोला गया है कि धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा, तो कौन सा नहीं कर पाएगा बेटा यहां पे? तो कॉपर नहीं कर पाएगा। कौन सा नहीं कर पाएगा? कॉपर नहीं कर पाएगा। कैसे नहीं कर पाएगा? तो आप विद्युत रासायनिक श्रेणी उठा के देखिए तो आप देखोगे कि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के नीचे रखा गया है। कॉपर कहां रखा गया? हाइड्रोजन के नीचे है। तो जो हाइड्रोजन से नीचे होगा वो उसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। और बाकी जो है आपका जिंक है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये सब आपका हाइड्रोजन के ऊपर है, और जो ऊपर रहेगा वो प्रबल होगा, और वो प्रबल होगा तो वो क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है हमारे स्क्रीन पर, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। क्या प्रश्न है बेटा? धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, तो कौन सी धातु है जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाएगी? तो एल्यूमिनियम है। धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाए। ऑक्सीकृत होने का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीकृत यानी जब ऑक्सीकरण हो जाए, और ऑक्सीकरण कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाए। जब इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाए? त्यागा जाए। तो जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो ऑक्सीकरण होता है। इन सब में ये सब डी ब्लॉक के तत्व है, और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं त्यागते, लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर +3 चार्ज रख लेता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है, इस यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण आसानी से हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है? तो ये भी अभिक्रिया बेटा पूरी की पूरी आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज, यानी जो आपका वैद्युत रासायनिक श्रेणी है, उसको जब आप याद करो रहोगे तभी समझ में आएगा। तो इस अभिक्रिया में ये जो हमारा सी ऑप्शन है ये आपका संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से नीचे है, तो वो तो ये उसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसलिए ये उसको उसके ऑक्साइड में से विस्थापित नहीं कर पाएगा। बात क्लियर है? हाँ या ना? जल्दी से रिप्लाई करिए। सॉरी, यहां पे बेटा कॉपर नहीं, ये नहीं, ऑप्शन बी नहीं, यहां ऑप्शन आपका जो है बी वाला से कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है। कॉपर तो अभी हमने देखा ना, कॉपर कहां था? नीचे था। तो कैल्शियम जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, तो कैल्शियम ज्यादा प्रबल है। कैल्शियम ज्यादा प्रबल है किससे? हाइड्रोजन से। कैल्शियम की प्रबलता हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ये ज्यादा प्रबल होने की वजह से, कैल्शियम ज्यादा प्रबल होने की वजह से हाइड्रोजन जो है कैल्शियम के ऑक्साइड में से कैल्शियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा। इसीलिए ऑप्शन बी यानी ये वाली अभिक्रिया जो है ये अभिक्रिया संभव नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है कि आपको 4 तत्व दिए गए हैं ए बी सी डी, 4 तत्व दिए गए हैं ए बी सी डी, और आपसे पूछा क्या गया है कि मानक अपचयन विभव क्रमशः, इनके अपचयन विभव आपको क्रमशः दिए गए हैं, कितने हैं, -2.90 प्लस 1.5 -0.74 और प्लस 0.34 वोल्ट है। इनमें से सर्वाधिक प्रबल अपचायक होगा, इनमें से सर्वाधिक प्रबल अपचायक होगा, यानी कौन सा सबसे ज्यादा प्रबल अपचायक होगा? तो प्रबल अपचायक, अपचायक किसे कहते हैं? जो दूसरे का अपचयन कर सके। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं आप लोगों को या नहीं? पहले एक बार ये बताओ, अपचायक किसे कहते हैं? जो दूसरे का क्या कर सके, अपचयन कर सके। जो दूसरे का क्या कर सके बेटा, अपचयन कर सके। ठीक है, जल्दी से चलो। तो अब क्या होगा, यहां पर जैसे ही आपको ये क्वेश्चन आए, आपको इस टाइप के क्वेश्चन ढेर सारे मिलेंगे जहां प्रबल अपचायक, दुर्बल अपचायक, प्रबल ऑक्सीकारक, दुर्बल ऑक्सीकारक पूछे जा रहे होंगे। तो जहां पे भी आपका प्रबल अपचायक का बात आ जाएगी, प्रबल अपचायक, तो जिसका मान कम होगा, कम कब होगा? जब माइनस में वैल्यू ज्यादा होगी। तो जिसकी माइनस में वैल्यू ज्यादा होगी वो आपका क्या होगा, ज्यादा इन द सेंस की कम होना, क्योंकि माइनस में जितना ज्यादा उतना कम होता है। ठीक है, तो माइनस में ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा किसका है, -2.9, ये आपका -0.74 है, यानी ये बड़ा है। छोटा कौन होगा, ये। तो जो सबसे छोटा होगा वो सबसे ज्यादा प्रबल होगा। तो ये -2.9 आपका सबसे प्रबल होगा। ये किसका था, ए का था। यानी यहां पर आपका क्या हो जाएगा बेटा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, यानी ए जो धातु, ए जो तत्व होगा वो आपका सबसे ज्यादा क्या होगा, प्रबल अपचायक होगा। अच्छा, 3 धात्विक धनायन है एक्स वाई तथा जेड, एक्स वाई तथा जेड के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः, मानक अपचयन विभव क्रमशः आपका दिया गया बेटा। ये आपका थोड़ा सा यहां पे मिसप्रिंट है। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है आपका। यहां पे आपका ये जो है ये कुछ इस तरीके से 0.52, दूसरा आपका है 3.03 तथा 1.18, और ये वाली दोनों वैल्यू जो होंगी वो माइनस में होगी। बात समझिएगा, 0.52 माइनस यहां पे जो ये लिखा हुआ है -3.03 और -1.18, और इसमें आपको बताना है कि क्रम कौन सा होगा, कौन सा क्रम सही होगा। ठीक है, तो अभी मैंने बताया जितना ज्यादा मतलब छोटी वैल्यू होगी वो आपका सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे छोटी वैल्यू किसकी आ रही है, y की। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा बेटा, y, उसके बाद z, फिर x, y z x। तो यानी सबसे छोटी क्या बोला है, 3 है, तो मानक अपचयन इलेक्ट्रोड है, तो संबंधित अपचयन क्षमता का क्रम होगा, धातुओं की अपचयन क्षमता का क्रम होगा। अब यहां पे क्रम देखो कौन सा हो जाएगा बेटा, ये अब देखो, पहले इसको मैं अरेंज कर लेता हूं। ये क्या हो जाएगा, y z x, y z x। तो y z x से आपको देखो क्रम क्या है। अब ये आप बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम बोलता है तब तो अलग बात है, लेकिन यहां खाली क्रम बोला है। तो ये आपका एक ये क्रम बन सकता है और एक ये क्रम बन सकता है। तो दोनों में से कोई भी क्रम आपको दिख रहा है क्या, दोनों में से पहला वाला क्रम दिख रहा है, y इज ग्रेटर देन z इज ग्रेटर देन x। ठीक है, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहां पे प्रश्न में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। यहां पर आपका क्या होगा, एक वैल्यू है 0.52, एक वैल्यू है -3.03, एक वैल्यू है -1.18। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर, सब देखिए, सभी प्रश्नों पर उसी चीजों को ध्यान देना है। इस टाइप के प्रश्न ज्यादा इसलिए दिए गए हैं क्योंकि एमसीक्यू में इसी टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है, देखो क्या है, क्षार धातु में ABCD 4 दिया हुआ है,
मानक अपचयन विभव का क्रमशः -3.06, -1.63, -0.4, -0.80 वोल्ट है। तो प्रबल अपचायक होगा, जिसका जितना कम उसका माइनस में, सभी माइनस में है, तो माइनस में जो सबसे छोटा होगा वो सबसे ज्यादा प्रबल होगा। तो माइनस में सबसे छोटा कौन सा बेटा? 3.06 वाला, यानी ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। यहां देखो ए बी सी के मानक अपचयन विभव, जिसको हम लोग ई नॉट रेड से रिडक्शन, RED का मतलब रिडक्शन का मानक क्रमशः +0.68, -2.54 तथा 0.50 है। तो अपचयन क्षमता होगी, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा? इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर उसकी होगी, यानी BCA सबसे ज्यादा B, फिर C, फिर ये वाला देखो D वाला ऑप्शन BCA, सबसे ज्यादा B, फिर C, सबसे कम A। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा वो उतना कम अपचयन दिखाएगा, जो जितना बड़ा वैल्यू उतना कम अपचयन दिखाएगा। ठीक है, अब देखो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर Li है, Ba है, Na है, Mg है, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम के मानक अपचयन विभव क्रमशः -3.05, -2.73, -2.71, यहां दशमलव होगा ना, -2.71 तथा -2.37 वोल्ट है। तो सबसे प्रबल खत्म, सबसे प्रबल, जो सबसे छोटा वो सबसे प्रबल, तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है? 2.37, तो कौन सा हो जाएगा? 2.37, सॉरी सबसे प्रबल। अच्छा यहां पे देखो सबसे प्रबल क्या पूछ दिया बेटा? ऑक्सीकारक पूछ दिया। सबसे प्रबल क्या पूछ दिया? ऑक्सीकारक। अगर अपचायक पूछा होता तो जो सबसे बड़ा यानी 3.5 वाला हो जाता, लेकिन आपसे क्या पूछा है? ऑक्सीकारक। अपचायक की जगह ऑक्सीकारक, तो उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीकारक में उल्टा हो जाएगा। जो जितना बड़ा वो उतना अच्छा ऑक्सीकारक, जो जितना बड़ा वो उतना अच्छा ऑक्सीकारक। तो कौन बड़ा? -2.37 बड़ा, तो -2.37 किसका है? मैग्नीशियम का है, यानी मैग्नीशियम +2 बनाता है। बात समझ में आएगा? प्रबल, ऑक्सीकारक और अपचायक में क्या करना है? अपचायक पूछा तो जो जितना छोटी वैल्यू होगी वो उतना ज्यादा प्रबल होगा, और जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होगी वो उतना दुर्बल होगा। ठीक है, और ऑक्सीकारक जो जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी वो प्रबल होगा, जिसकी वैल्यू छोटी होगी वो आपका क्या होगा? दुर्बल होगा, ऑक्सीकारक के केस में। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या बोला बेटा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिथियम जो है लिथियम प्लस बना रहा है, बेरिलियम बेरिलियम 2 प्लस बना रहा है, सोडियम सोडियम प्लस बना रहा है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम 2 प्लस बना रहा है। युग्मों के मानक ऑक्सीकरण विभव, बात समझिएगा, मानक ऑक्सीकरण विभव क्रमशः 3.05, 2.75, 2.71, 2.37 वोल्ट है। इनमें सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होगा। मैंने बोला प्रबल, जो सबसे बड़ा वो सबसे ज्यादा प्रबल। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? देखो सारी वैल्यू प्लस में दी हुई है, तो सारी वैल्यू प्लस में दी हुई है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो जाएगी? 3.05, और 3.05 किसकी वैल्यू है बेटा? लिथियम की। ऑक्सीकारक पूछा है, समझिएगा, ऑक्सीकारक। अपचायक बोलता तो जो सबसे छोटी वैल्यू होती, लेकिन ऑक्सीकारक है जो सबसे बड़ी वैल्यू है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी? 3.05, किसके लिए? लिथियम से, लिथियम प्लस है, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न, एबीसी तत्वों के मानक अपचयन विभव क्रमशः इतना, इतना और इतना है। इनकी अपचयन शक्ति का क्रम क्या होगा? अभी विभव था, सेम क्वेश्चन था, इसी सेम क्वेश्चन में विभव लिखा हुआ था, विभव में चेंज करके क्या कर दिया गया है? शक्ति, पावर, वही हो जाएगा। सबसे छोटा जो होगा वो सबसे ज्यादा प्रबल होगा। अपचायक, अपचायक बोला है ना, अपचयन। अपचयन कौन आसानी से अपचयन हो जाएगा? किसका अपचयन आसानी से हो जाएगा? यहां पे देखो क्वेश्चन समझिएगा, ए बी सी तत्वों के मानक अपचयन विभव क्रमशः +0.68 वोल्ट, -2.50 वोल्ट और -0.50 वोल्ट है। इनकी अपचयन शक्ति का क्रम होगा। इसका आंसर आप लोग दीजिए, इसका आंसर पहले आप लोग दीजिए, फिर मैं बता रहा हूं। जल्दी से रिप्लाई करिए इसका।
बताया जा चुका है प्रश्न। चलिए, तो क्या हो जाएगा आपका सबसे छोटा कौन है बेटा? देखो सबसे छोटा ये है ना, तो सबसे ज्यादा ये हो जाएगा, फिर उसके बाद ये है, फिर ये है, यानी बी सी ए जो भी बताया गया था आपको, बस चेंज क्या किया गया है प्रश्न में, जहां अपचयन शक्ति था वहां पे वहां अपचयन अपचायक विभव लिखा था, अपचायक। तो अपचायक और अपचयन शक्ति एक ही चीज है, जितना ज्यादा अपचयन शक्ति होगी उतना आसानी से अपचयित करेगा ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर, चलिए क्या है कर, चार धातु हमारे पास है बेटा ए बी सी डी, जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः 0.15 -2 प्लस 0.34 माइनस 0.76 वोल्ट है। तो धातु की घटती हुई सक्रियता का क्रम बताइए, कौन सा क्रम इसका सक्रियता का क्रम बताना है। अपचयन विभव दिया हुआ है, तो कौन कम सक्रिय होगा और कौन अधिक सक्रिय होगा, जल्दी से इसका ऑप्शन बताइए। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन होगा यहां पे, रिप्लाई कीजिए, कौन सा ऑप्शन होगा? ए बी सी डी, आप बताओ फिर मैं बताता हूं। जल्दी से बेटा, चलिए तो अब देखो क्या हो जाएगा, पहले तो इनका एक क्रम लिख लो, कौन छोटी वैल्यू है कौन बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो आपको यहां दिख रहा है, एक है आपका -2 दिया हुआ है, एक आपका क्या दिया हुआ है -2 वोल्ट दिया हुआ है, एक है आपका +1.5 3 4। तो सबसे बड़ा आपका कौन सा हो जाएगा 1.5, उससे छोटा हो जाएगा 0.34, उससे छोटा हो जाएगा आपका -0.76 और उससे छोटा हो जाएगा आपका -2 वाला। यानी अगर मैं इसको देखूं तो इसका क्रम क्या हो जाएगा 1.5 1.5 ए का था, ए आपका सबसे बड़ा, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद बी, उसके बाद बी। तो क्या बोला है, घटती हुई सक्रियता का क्रम लिखिए। तो एक चीज याद रखिएगा बेटा, सक्रियता का क्रम जैसे जैसे अपचयन क्षमता बढ़ती जाती है, जैसे जैसे अपचयन क्षमता बढ़ती जाती है सक्रियता वैसे वैसे कम होती जाती है। अपचयन क्षमता बढ़ने के साथ साथ सक्रियता का मान आपका क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। और अपचयन क्षमता हम जानते हैं जिसका मान जितना छोटा वो उतना ज्यादा अपचयित, जिसका मान जितना छोटा रहेगा उसकी अपचयन क्षमता उतनी ज्यादा रहेगी, और जिसकी अपचयन क्षमता ज्यादा रहेगी उसकी सक्रियता कम रहेगी। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए, जिसकी अपचयन क्षमता ज्यादा उसकी सक्रियता कम रहेगी। तो यहां पर सबसे ज्यादा अपचयन क्षमता किसका होगा, -2 वाले का होगा। यानी क्यों, क्योंकि इसका मान सबसे छोटा है और जो सबसे छोटा उसकी सक्रियता सबसे कम हो जाएगी। तो बी वाला ऑप्शन, अच्छा एक ही ऑप्शन ही दिख रहा है, यानी कौन सा क्रम हो जाएगा बेटा, बी डी सी ए, सबसे ज्यादा बी फिर डी फिर सी फिर ए। घटता हुआ क्रम, सॉरी एक मिनट, ये नहीं, घटता हुआ क्रम बोला है ना, तो सक्रियता का घटता हुआ क्रम बता, ये तो अपचयन क्षमता का घटता हुआ क्रम हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये अपचयन क्षमता का घटता हुआ क्रम हो जाएगा। जो जितना ज्यादा छोटा वो उतना ज्यादा अपचयन क्षमता दिखाएगा। तो बी नहीं, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ये वाला। यानी सबसे ज्यादा, इसी का उल्टा समझना आपको बेटा, सबसे कम सक्रियता किसकी होगी, बी की, फिर डी की, फिर सी की, फिर ए की। जो जितना ज्यादा अच्छा अपचायक होगा उसकी सक्रियता उतनी कम होगी, जो जितना ज्यादा अच्छा अपचायक होगा उसकी सक्रियता उतनी कम होगी। तो सबसे अच्छा अपचायक बी है, तो सबसे कम सक्रियता किसकी होगी, बी की होगी, फिर डी की होगी, फिर सी की होगी, फिर ए की होगी। बात क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चार धातु, फिर से वही आपका एबीसीडी, जिसका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है कितना,
150843 इनकी सक्रियता का बढ़ता हुआ क्रम उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसमें देखो ABCD मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः इतना था, तो धातु की घटता हुआ क्रम बताना था, और यहां क्या बताना है, बढ़ता हुआ क्रम बताना है। जल्दी से बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 18 कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसी का ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ACDB, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी का ठीक उल्टा कर देना है। क्यों, क्योंकि ये अपचयन था और ये आपका क्या है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड के लिए बोल रहा है। ये अपचयन के रिस्पेक्ट में था, ये किसके रिस्पेक्ट में बेटा, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो जहां A सबसे ज्यादा था वहां A सबसे कम हो जाएगा, C उससे कम था, तो मतलब वही क्रम आपका आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम, कॉपर, सोडियम और एल्यूमिनियम, सॉरी एल्यूमिनियम कह रहे हैं AU की सक्रियता का सही क्रम है। इसमें इनकी सक्रियता का सही क्रम आपको बताना है। कौन सा सक्रियता का सही क्रम होगा, तो आपको बेटा देखो, आपको इतने जितने भी प्रश्न अभी बताए जा रहे हैं उसमें आप एक चीज देख रहे हो कि खाली एक ही चीज पूछा जा रहा है MCQ में कि अपचायक, ऑक्सीकारक, सक्रियता ज्यादा होगी या कम होगी, फिर आपका अपचायक गुण ज्यादा होगा या कम होगा। तो इसके लिए आपको जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी वैद्युत रासायनिक श्रेणी है उनका क्रम याद रखना होगा। क्रम याद है, आप कर लोगे, क्रम याद है, आप कर लोगे। मैंने बोला कहां से कहां तक जाता है, लिथियम, बीच में हाइड्रोजन और लास्ट में फ्लोरीन। लिथियम धातु है, फ्लोरीन अधातु है। लिथियम धातु है, फ्लोरीन क्या है, अधातु है। तो धातु इलेक्ट्रॉन देता है और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो अच्छा ऑक्सीकारक होगा, और जो ऑक्सीकारक होगा वो उतना अच्छा अपचायक होगा, अपचायक होगा। तो मतलब ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ये अच्छा अपचायक है। देखिएगा ये आपका क्या है, अच्छा अपचायक है, और ये आपका क्या है, बुरा अपचायक कह लो या कम, ये कम अपचायक होगा। अपचायक के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूं। ये आपका अच्छा या अधिक ऑक्सीकारक होगा, ये आपका अधिक ऑक्सीकारक होगा, और ये आपका क्या होगा, कम ऑक्सीकारक होगा। यानी यहां पे ऑक्सीडेशन जो होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा, ऑक्सीडेशन करने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या बोला है, सक्रियता का क्रम, मैंने अभी बोला जो जितना ज्यादा अच्छा अपचायक वो उतना कम सक्रिय होगा। तो ऊपर से नीचे जाने पे सक्रियता का क्रम क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पे अपचायकता का क्रम क्या हो रहा है, घट रहा है। तो आपको बस सीरीज में यह पता करना है कि कौन सा किसके ऊपर नीचे है। तो क्या हो जाएगा क्रम, जल्दी से रिप्लाई करो, सीरीज आपको बनवाई जा चुकी है, रिप्लाई करिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा यहां पे, ऑप्शन नंबर बी। सक्रियता का क्रम यहां पे क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा सक्रिय कौन होगा, तो जो सबसे नीचे होगा। और सबसे नीचे कौन है बेटा, AU है। आप सीरीज को उठा के देख लो, जो सबसे ज्यादा नीचे वो सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाएगा। क्रम कौन सा हो जाएगा, DCAB, DCBA। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित 4 रंगहीन लवणों के विलयन पृथक पृथक परख नलियों में रखे जाते हैं। प्रत्येक में तांबे की एक पट्टी डुबाई गई।
ठीक है, कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाता है, कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाता है। ठीक है, देखिएगा फिर से, क्या मिलाया गया बेटा, तांबे की पुट्टी मिलाई गई है, पट्टी, पुट्टी नहीं पट्टी, तांबे की एक पट्टी डुबाई गई है। तो तांबे की पट्टी डुबाई जाती है तो यहां पे याद रखिएगा, तांबा से आपका यहां पे AgNO3 वाला जो विलयन होगा वो नीला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो है जिंक है, कैडमियम है और लेड है, ये सब जो है ये उससे तांबे से ऊपर पाए जाते हैं, तो ये इनसे अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। लेकिन यहां पे सिल्वर को अभिक्रिया करेगा और यहां पे वो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। यहां कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारे सामने, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को एल्यूमिनियम बोतल में नहीं रखा जाता है, क्यों कि कॉपर सल्फेट को एल्यूमिनियम की बोतल में क्यों नहीं रखा जाता है, क्योंकि अगर हम इसको एल्यूमिनियम की बोतल में रखेंगे तो ये अपघटित हो जाएंगे, अपने आयनों में टूट जाएंगे। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा प्रबल है, किससे, कॉपर से। तो क्या हो जाएगा, इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि कॉपर सल्फेट का क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा, वो टूट जाएंगे। बात समझ में आई। चलिए, तो आज के लिए हमारा जो एमसीक्यू का चैप्टर नंबर 3 में एमसीक्यू का पार्ट था वो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी वैद्युत रासायनिक श्रेणी जो है उसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, नीचे से ऊपर जाने पर क्या होता है वैद्युत रासायनिक श्रेणी में। तो आप इस चैप्टर के एमसीक्यू को 80 to 90% खाली आप उसी से कर लोगे, बाकी जो 10 से 20% है वो आप पूरे चैप्टर से पढ़ के करना होगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।